सर शुरुआत कीजिए, सर शुरू कीजिए। धन्यवाद सर। जैसा आप सब लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैजिक के बारे में बात होनी है। मैजिक मतलब मेडिसिन फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप कंजर्वेशन। अभी जैसे जगत सिंह जी ने आपको बताया कि मिक्स क्रॉपिंग करनी होती है, तो वो मिक्स क्रॉपिंग कैसे होती है, क्यों होती है और क्यों आवश्यक है, ये सभी पहलुओं के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। मैजिक एक फार्मिंग का एक पद्धति है, एक तरीका है जो हमने विकसित किया है, जिसमें आप कंप्लीटली केमिकल फ्री, एंटीबायोटिक फ्री और आपका किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर कुछ लगने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस पद्धति से काम हो रहा है वो हम एक केस स्टडी के माध्यम से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम मधुकर स्वयंभू है। मेरी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वैदिक सृजन एलएलपी। ये क्लाइमेट टेक और एग्रीटेक में काम करती है और हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन डेवलप करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट टेक में हो चाहे वो एग्रीटेक में हो, यानी कि खेती बाड़ी की समस्या हो या जो आपका अर्बन जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रूरल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रूरल अर्थव्यवस्था हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो अर्बन जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की प्रॉब्लम है, इन सभी पहलुओं के ऊपर हम अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। आज का जो सेशन है वो मैजिक के ऊपर है, जो कि प्योरली एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है। तो अब प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। शुरू ये किया जाए। आपके पास स्लाइड चेंज हुई, आपका स्क्रीन चेंज हुआ। छत्तीसगढ़ में एक फार्म है जहाँ पे मिर्ची की खेती के ऊपर इस पद्धति का उपयोग किया गया है। और मिर्ची की खेती में ये आपने देखा 19 जनवरी को ये हालत थी। मिर्ची अपनी फसल दे चुकी है, पूरी सूख रही है, पूरी फसल सारी तुड़ाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मिर्ची भी जो है वो लाल पड़ गई है, पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। अब ये फसल को हटाने का समय है। होगा जनवरी में जो मिर्ची की जो फसल लगी थी वो पूरी तरीके से पक चुकी थी। और सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि जब मिर्ची की फसल हो रही थी तो पूरे मार्केट में मिर्ची भरी हुई थी, और ये जनवरी का समय आते आते पूरी मिर्ची बिक चुकी थी, डिमांड बढ़ गई थी और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सप्लाई थी नहीं और डिमांड बढ़ गई है। अब ये जिस खेत की हम बात कर रहे हैं, ये जो किसान भाई थे, इनकी 80 एकड़ की जमीन थी और इन्होंने एक 2.5 एकड़ का तालाब बनाया था 80 एकड़ में। उस तालाब के पानी को हमने जागृत किया और हमने उस पानी को इन्हें बताया कि आपको छिड़काव करना है। जो आपकी फसल आप ले चुके हैं उसी फसल के ऊपर आपने सिर्फ पानी का छिड़काव करना है सुबह सूर्योदय के टाइम पे। 1 हफ्ते तक छिड़काव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हरियाली में फर्क आ गया है, कहीं कहीं पे आपको सफेद फूल भी नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से 13 या 14वें दिन वापस से सारे पौधों में फूल आ गए थे। दोबारा से मिर्ची की फसल आनी स्टार्ट हुई। इसमें कोई खाद नहीं डाली गई है, इसमें कोई फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ नहीं डाला गया है। अब आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग दोबारा से चालू हो गई है, फ्रूटिंग भी दोबारा से चालू हो गई। और उसके बाद उन्होंने दोबारा से सेम फसल से, जिससे वो ओरिजिनल अपनी उपज ले चुके हैं, उसी फसल से दोबारा उनकी तुड़ाई शुरू हो गई। फर्क सिर्फ ये था कि जब पहली बार उन्होंने तुड़ाई की थी, जब मार्केट में वो बेचने के लिए गए थे, तब सभी लोगों के पास मिर्ची थी, सभी लोग मिर्ची बेच रहे थे, तो रेट कम था। डिमांड जो थी वो डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई मार्केट में ज्यादा थी।
लेकिन ये जनवरी में जब इनको दोबारा फसल मिल गई उसी क्रॉप से, तो रेट बहुत बढ़े हुए थे, सप्लाई बिल्कुल थी नहीं। अब आप देखिए मिर्ची लटक रही है यहाँ पे, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मिर्ची लटकी हुई है। तो ये जो सारी कंडीशन है, उसी क्रॉप में आपको दोबारा से फसल मिल रही है, यानी कि सेम फसल से आपने डबल क्रॉप ले ली। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरे मिर्ची के झाड़ के ऊपर सारी मिर्चियां लटक रही हैं इस समय। तो रीहार्वेस्टिंग चालू हुआ और आपने डबल क्रॉप, सेम ही फसल से आपने डबल क्रॉप लिए। ठीक है, क्वालिटी भी बेटर है, क्वांटिटी भी बेटर है। अब ये क्या हुआ, क्या तरीका है, क्या पद्धति है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो टोटल खेत था वो 80 एकड़ का था। 80 एकड़ के खेत में 3 बोरवेल थे, सभी बोरवेल को तालाब की तरफ मोड़ दिया गया। बोरवेल से पानी पटाना बंद कर दिया गया। बोरवेल का पानी सिर्फ तालाब में जाता था। तालाब 2.5 एकड़ का था, यानी आधा हेक्टेयर का, और उसके अंदर हमने पानी को ट्रीट किया अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और पानी की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर हमने काम किया, पानी की क्वालिटी पे काम किया। जो बोरवेल का जो पानी है उसको जमीन के नीचे रखा जाता है प्रकृति द्वारा, उसके पीछे एक कारण होता है। कारण ये है कि वो जहां रखा गया है, जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसके लिए एक न्यूमेटिक शॉक अब्जॉर्बर की तरह से काम करता है, और सतह पे रहने वाले प्राणियों को जो आपका भूकंप के झटके हैं वो कम मालूम पड़ते हैं। अब टेरेस्ट्रियल यूसेज जो है वो डिफरेंट है। जो हमको सतह पे पानी का इस्तेमाल करना है पेड़ पौधे पशु पक्षी या मनुष्य के लिए, उसके लिए पानी की एक गुणवत्ता की आवश्यकता है। ठीक है, मिर्ची का जो ये खेत था ये 5 एकड़ में था। टोटल जो खेत है वो 80 एकड़ का है। अब हमने जो उनको तरीका बताया सिंचाई का, और जो पानी की गुणवत्ता पे हमने ध्यान दिया, बस उस वजह से सारे जो आपको असर दिखे हैं कि जिससे आप फसल ले चुके हैं उसी फसल से आप दोबारा से उपज ले रहे हैं, मिर्ची की दोबारा से तुड़ाई हो रही है, वो सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोलॉजी है, उसके ऊपर ध्यान दिया कि पौधों की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, ना कि मिट्टी के अंदर कोई फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता है। कोई भी पौधे को इस प्लैनेट से जो इनपुट चाहिए वो है मिट्टी, पानी, हवा और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये जो हमारा खेती करने का ज्ञान है, ये है 5वां तत्व, यानी कि अग्नि, ज्ञान की अग्नि जिससे हम खेती करते हैं, जो हमारी मेहनत है वो है अग्नि तत्व। तो इस तरीके से ये पंच महाभूत हैं। अगर पंच महाभूतों को हमने जागृत अवस्था में उपयोग में लाया तो हमारी खेती की सभी समस्याएं खत्म होती हैं। और ये मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, एक केस स्टडी के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला गया, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डाला गया, सेम ही क्रॉप से आपने दोबारा यील्ड लिया है, तो जाहिर सी बात है आपकी फसल तो दोगुनी हो गई। और लागत क्या हुई? लागत कुछ है ही नहीं, सिवाय आपकी मेहनत और पानी की सिंचाई के। आपने और कुछ भी इनपुट नहीं लिया। ठीक है, तो आपका लाभ 4 गुना हो गया। तो ये जो आप यील्ड की बात कर रहे हैं, यील्ड का ड्रॉप होना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हमने मिट्टी, पानी और हवा की सेहत पे ध्यान दिया। ठीक है, अब आप जो चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं उनके ऊपर आते हैं। सबसे जो स्वस्थ पौधे हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। ठीक है,
तो जंगल में पौधों को कौन डाल रहा है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर, एनपीके, गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नेयास्त्र, कोई नहीं डाल रहा ना। तो जंगल में पौधे इतने स्वस्थ कैसे हैं? क्योंकि जंगल में आपको मिट्टी, पानी और हवा तीनों प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं। अब जरा बारिश की भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा मानसून के टाइम पे, सावन के महीने में, जब बारिश खूब झमाझम हो रही होती है, बंजर से बंजर जमीन पे भी घास उगाती है। कैसे उगती है? वहां तो किसी ने फर्टिलाइजर नहीं डाला, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड कुछ नहीं डाला। तो उसमें उतनी फर्टिलिटी कहां से आई कि घास उग गई? नहीं उगनी चाहिए थी ना। बदला क्या? सिर्फ पानी। बारिश का पानी जो है वो प्राकृतिक रूप में उत्तम गुणवत्ता का पानी है। अगर हमने वही पानी की क्वालिटी तालाब में पैदा कर ली, तो इस पानी का उपयोग यदि हम पौधों पे करेंगे, तो हम पौधों की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको जागृत कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो पौधे किसी भी अटैक को खुद ही डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? भारत वो देश है जहां पे ये कहावत होती थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी कुकर निदान। यानी कि इस पूरे धरातल पर कोई सबसे बढ़िया यदि उपक्रम है काम करने का, तो वो है खेती। कारण क्या है? खेती में आप एक बीज बोते हैं और 1000 बीज ले लेते हैं। बाकी आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको 10 रॉ मटेरियल चाहिए, उसको मिलाकर आप एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, खेती में आप एक बीज डालते हैं और 1000 बीज ले लेते हैं। अब इसको अगर आप लॉजिकली सोचे तो ये लॉस का बिजनेस हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी लॉस है। क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इनपुट कॉस्ट क्यों है ज्यादा? क्योंकि हमें वो सारे इनपुट लेने पड़ेंगे आज की खेती में, कि आपको पहले फंजीसाइड चाहिए, बीज को आप कार्बन डाजिम या थेरम में डालेंगे, उसकी क्यूरिंग करेंगे, फिर उसको आप नर्सरी में लगाएंगे, फिर आप उधर दूसरी तरफ आप खेत तैयार करेंगे, उसमें एनपीके डालेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, बेलर चलाएंगे, फिर एक स्प्रे आप वीडीसाइड का करेंगे। उसके बाद जब सैपलिंग्स आपके हो जाएंगे 2.5 से 5 इंच के, तो आप उनको खेतों में लाएंगे। तो आपने वहां से अप्रूव किया नर्सरी से, फिर खेतों में लगाया आपने। उसमें आपको खेतों में मल्चिंग भी करनी है, तो आपको वो प्लास्टिक मल्च तो अभी सरकार की तरफ से मिलते हैं, तो वो आप वो भी लगाएंगे। उसके बाद फिर आपको जब पौधे आपके 2.5 फीट के हो जाएंगे, तो आप एक पेस्टिसाइड का स्प्रे मारेंगे। ये हर चीज की कॉस्ट है। अब लॉजिकली सोच के देखिए, क्या पौधों को बड़ा होने के लिए आदमी के इंटरवेंशन की कोई जरूरत है? क्या पौधों को बड़ा होना नहीं आता? क्या मुर्गी को, बछड़े को, किसी को बड़ा होना नहीं आता? सबको आता है। तो हम हर कदम पे इनपुट क्यों डालते जा रहे हैं? देखिए, आज की डेट में सभी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस ने ये कंफर्म किया है कि खेती की इजाद सबसे पहले, सबसे पुराने किसान भारत में थे। भारत से ही सब जगह एक्सपोर्ट होता था। तो भारत को जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत थी, तो क्या हमको अपनी खुद की पद्धति के ऊपर रिसर्च नहीं करना चाहिए था? केमिकल फार्मिंग भारत में 1963 से पहले तो कभी थी ही नहीं। 1963 में इंट्रोड्यूस होती है, और 2023 में वापस से हमको अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ जाना पड़ता है। यानी कि केमिकल बेस्ड फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है। अगर केमिकल बेस्ड फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर इलाज क्या है? इलाज ये है कि हम पारिस्थितिक आधारित खेती पर ध्यान दें। ठीक है,
तो पारिस्थितिकी आधारित खेती कैसी होती है? जब हम मिट्टी, पानी और हवा की सेहत पे ध्यान देते हैं तो हमारे पौधों की सेहत पे अपने आप प्रकृति ध्यान देती है। ठीक है। भारत में एक कहावत होती थी गांव में कि भाई कोई आदमी अगर बाहर जा रहा है गांव से, तो अच्छा बाहर जा रहे हो तो वो फला फला आदमी से मिल लेना, उसने घाट घाट का पानी पिया है, उसके पास नॉलेज बहुत है। ठीक है। तो पानी का जो आधार है हमारे जीवन में, हमारी खेती में, वो हमारे पहले जमाने के लोग समझते थे। अब तो हम पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि पानी तो H2O होता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए समस्या होती है। ठीक है। तो हमको अपने खेत को समझ के खेती करनी है। हम मिट्टी में ही सारे इनपुट डालते रहेंगे तो हमारे पास इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा कि बरसात में बंजर जमीन पे भी घास क्यों उगाती है। ठीक है। अच्छा, हम जरा अपने हिस्ट्री में जाएं, हम अपनी कथाओं में देखें। ये फोटो सबको याद होगी। ये भीष्म पितामह जो है वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, उनको प्यास लग रही है, तो अर्जुन ने एक अपना बाण से तीर मारा और धरती से पानी निकल आया। तो ये तो हमें महाभारत के टाइम पे में मालूम था ना कि धरती के नीचे पानी है, तो हम उसको निकालते क्यों नहीं थे? क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक पर्पस होता है। हम उस पर्पस को रिस्पेक्ट करते थे। हम कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे जब तक कि वो एकदम नेसेसरी ना हो जाए। ठीक है। तो हमारी कथाओं में भी प्रकृति का हम कितना सम्मान करते थे ये क्लियरली मेंशन्ड है। अब दूसरी कथा देखिए। ये जब पांडव वनवास में थे और सबको प्यास लग रही थी, उनको एक तालाब मिला, तालाब में पानी था और वहां पे एक यक्ष था। उस यक्ष ने बोला कि भाई मेरे सवाल का जवाब दोगे तो तुम पानी पी सकते हो, नहीं तो पीते ही मर जाओगे। तो जलाशय में प्रदूषण का एक स्टोरी हमारे महाभारत में था कि यदि प्रदूषित हो जल तो उसको पी के आदमी मर भी सकता है। ठीक है। तो जल का प्रदूषण और जल को दोबारा से निर्मल करना, दोनों प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी मेंशन है। अब ये जो आपके सामने फोटो आपको दिखाई दे रही है ये मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में ये तालाब था जो कि पिछले 30 साल से खाली बरसात में भरता था, उसके बाद ये जमीन रहती थी। और जब ये जमीन रहती थी तो आसपास की जमीन में खेती करना मुश्किल होता था क्योंकि पानी का प्रबंधन नहीं हो पाता था। जब हमने इसको स्वस्थ जलाशय में परिवर्तित किया, जब ये हेल्दी पॉन्ड बना, उसके बाद की फोटो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है। ड्रोन से हमने जो शूट किया है, क्योंकि ये तालाब में पानी भरा हुआ है इसलिए आसपास के पूरे क्षेत्र में सॉइल मॉइस्चर मेंटेन्ड है। यदि मिट्टी में सॉइल मॉइस्चर ना हो तो कोई भी बीज अंकुरित नहीं होगा, कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो हम जो सिर्फ एक सॉइल पीएच और सॉइल केमिस्ट्री की बात करते हैं, हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी का प्रेजेंस, यानी आपका जो सॉइल मॉइस्चर है उसका मेंटेनेंस। और सॉइल मॉइस्चर के मेंटेनेंस के लिए खेत में तालाब का होना आवश्यक है। अब इसके दो तीन बड़े बड़े पहलू हैं। पहली चीज, तालाब होगा तो गड्ढे में ही होगा ना, यानी कि खेत के आसपास जो पानी जल भराव जो होता है वो नेचुरली तालाब में आ जाएगा, तो आपके खेत सूखे भी रहेंगे और मिट्टी का मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। ये दोनों पहलू हैं खेत में तालाब बनाने के। दूसरी चीज, यदि तालाब का पानी, यदि तालाब स्वस्थ है, तालाब का पानी स्वस्थ है, तो इस पानी का उपयोग यदि हम खेती में करते हैं
हमको कोई फ्लडिंग या ड्रेंचिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको फॉलियर स्प्रे करना है। समय ध्यान रखिए, सुबह सूर्योदय का समय। अब मैंने बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि स्वस्थ जल होना चाहिए, स्वस्थ जलाशय होना चाहिए। तो स्वस्थ जल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? स्वस्थ जल के कुछ पैरामीटर्स है जो कि हमें ध्यान में रखने आवश्यक है। जैसे उसके अंदर जो पीएच है वो एल्कलाइन साइड में होना चाहिए। उसका जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो 6 या उससे ऊपर होना चाहिए। उसमें जो बीओडी सीओडी है, बीओडी आपका 3 के नीचे होना चाहिए, सीओडी 30 के नीचे होना चाहिए, ओआरपी नेगेटिव होना चाहिए। इस कंडीशन में जब हम पानी को ले आते हैं, इस पानी का उपयोग सुबह सूर्योदय के टाइम पे फॉलियर स्प्रे से करना है। अब सुबह सूर्योदय का ही टाइम क्यों है? उसके पीछे रीजन वही है कि जंगल में सबसे स्वस्थ पौधे मिलते हैं। जंगल में इरिगेशन का प्रोसेस क्या है? जंगल में सिंचाई कैसे होती है? जंगल में सिंचाई करने के बस 2 ही तरीके हैं। एक है ओस का गिरना, जो कि सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में गिरती है, और दूसरा है बारिश। बारिश तो कभी भी हो सकती है। लेकिन आपने कभी बारिश को ध्यान से ऑब्जर्व किया है? बारिश ऐसे ही नहीं हो जाती है। सबसे पहले काले काले बादल आते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट को कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद तेज हवाएं चलती हैं जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट करती हैं। उसके बाद बारिश स्टार्ट होती है। तो हर बार जब बारिश पड़ती है तो यही पैटर्न क्यों फॉलो होता है? उसके पीछे रीजन है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा, यदि लाइट एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो पत्तियों के पीछे जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा और गार्ड सेल्स, एक स्टोमाटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। यदि गार्ड सेल्स अटेंशन में है तो स्टोमाटा क्लोज रहेगा, यानी कि जो भी पानी पड़ेगा या जो भी लिक्विड पड़ेगा पत्ते के ऊपर, वो पत्ता एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यदि लाइट एक्सपोजर ज्यादा हो, यदि टेम्परेचर ज्यादा हो, तो गार्ड सेल्स अटेंशन में रहते हैं, स्टोमाटा बंद रहता है। इसीलिए मॉडरेट टेम्परेचर, कम लाइट एक्सपोजर का समय चुनना होगा, जो कि या तो सूर्योदय होता है या तो सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का समय इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि दिन भर की धूप लगी है, पौधे का खुद का टेम्परेचर ज्यादा है। इसमें यदि पानी पड़ेगा तो ठंडा गर्म हो जाएगा, पौधा वीक होगा। इसलिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह सूर्योदय का टाइम। आप में से जो भी किसान इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करते होंगे, उसको बेचने वाली एजेंसी हर बार आपको ये बताती होगी सूर्योदय के टाइम पे ही पानी में 1:1000 मिला के फिर स्प्रे करना। करेक्ट। उसका भी कारण यही है कि सूर्योदय के टाइम पे स्प्रे करोगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें पौधों में फैक्ट्री मेड केमिकल्स इंजेक्ट करने के बजाय जो शुद्ध पानी है उसका उपयोग करने से ही हम पौधों की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ा सकते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से फ्लावरिंग टाइम से होगी, फ्रूटिंग टाइम से होगी, और हार्वेस्ट टाइम से होगा। आपका फ्लावरिंग का टाइम पीरियड घट जाएगा और फ्रूटिंग का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब आप उसी फसल से ज्यादा हार्वेस्ट कर सकते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। आपका फसल में कमी आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो आपने फोटो देखी है जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये सारा बताया है, ये कल्याणपुर मुस्तकिम तालाब है, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब हम एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपको बताते हैं। ये है छत्तीसगढ़, आपके पड़ोस में ही है, उड़ीसा से।
इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये रोड है, रोड के इस तरफ राइस मिल है और रोड के दूसरी तरफ खेत है, उसके अंदर एक गौशाला भी है। ठीक है। अब राइस मिल का पानी यदि आपको मालूम हो तो इतना टॉक्सिक होता है कि आप उपजाऊ जमीन पे डाल दीजिए तो वो उपज देना बंद कर देती है। तो रोड के दोनों तरफ नालियां थी, एक नाली में वो वेस्ट वाटर राइस मिल का डिस्चार्ज करते थे और दूसरी तरफ ये जो गौशाला है यहाँ पे एक उनका बायोगैस प्लांट भी है। तो इसमें करीबन 35-40 गैया थी और इनका जो गोबर है वो बायोगैस प्लांट में डाल देते थे। बायोगैस प्लांट की वजह से ये इनका 32 एकड़ का फार्म था। पूरे फार्म में जो लाइट्स लगी थी और जो काम करने वाले वर्कर जो यहाँ पर रहते थे उनके खाने पीने का फ्यूल का बंदोबस्त भी बायोगैस से हो जाता था। तो एक तो फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरा जो वर्कर्स है उनके लिए फ्यूल का बंदोबस्त बायोगैस प्लांट से होता था। अब बायोगैस प्लांट का भी एक वेस्ट होता है स्लरी। तो नाली, रोड के एक तरफ की नाली में आपका राइस मिल का वेस्ट वाटर और दूसरी तरफ की नाली में बायोगैस की स्लरी ये डाल देते थे। अब इस डायरेक्शन में करीबन 2 किलोमीटर आगे एक गांव था और हर दूसरे तीसरे हफ्ते में गांव वाले आके यहाँ पे धरना देते थे कि भाई आप लोग ये जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर रहे हो इससे हमारी फसल पे फर्क पड़ता है। तो ये जो राइस मिल के ओनर थे ये इनका ही बायोगैस प्लांट भी इन्हीं का था और ये 32 एकड़ का फार्म भी इन्हीं का था। तो इन्होंने हमें बुलाया कि भाई आपके पास कोई समस्या का समाधान है क्या। हमने कहा हाँ बिल्कुल समाधान हो जाएगा, आप एक तालाब बना दीजिए खेत वाली साइड पे और सारा वेस्ट वाटर राइस मिल का आप यहाँ तक पाइपलाइन डाल के हमको दे दीजिए और जो आपके बायोगैस की स्लरी है वो भी आपको नाली में डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं, वो भी इसी तालाब में डिस्चार्ज कर दीजिए। ये जो राइस मिल का जो वेस्ट वाटर था उसका अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 30 के 30 दिन तक इसको होल्ड करके रख सके उतना बड़ा तालाब बनाया। ये करीबन 1.25 एकड़ का तालाब है और इसके अंदर उन्होंने अपना जो वेस्ट वाटर राइस मिल का और स्लरी दोनों डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया। हमने इसको ट्रीट किया और ये पानी उच्च गुणवत्ता का जब हो गया तो हमने इनसे कहा कि भाई गैया को पिला दीजिए। तो बोले नहीं गैया तो पुराना ये खराब पानी थोड़ी पिएगी। हमने कहा ठीक है, आप अपना बोरवेल का पानी एक बाल्टी में रखिए और एक बाल्टी हमारे तालाब का रखिए और गैया को डिसाइड करने दीजिए कौन सा पीना है। गैया ने बोरवेल का पानी नहीं पिया, तालाब का पानी पिया और उसके बाद इसी पानी से खेती भी की गई। यही अभी जो हमने आपको मिर्ची की कहानी बताई है वैसी ही एक मिलती जुलती कहानी टमाटर की है और करेली की भी है। तो हमने मल्टीपल क्रॉप्स में सेम पद्धति से काम किया है और ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें यील्ड में 1% की भी गिरावट आई हो। अभी तक हमको 25 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं हमारी क्लाइमेट टेक और हमारी एग्रीटेक दोनों उपक्रमों में, दोनों प्रोजेक्ट्स में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। जल शक्ति मंत्रालय ने हमको वाटर हीरो का अवार्ड दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हमको ईएसजी इनेबलर टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। आपके उड़ीसा में ही ये संस्था है नेचर केयर इनिशिएटिव, इन्होंने हमको ये अवार्ड दिया है आरसी मिश्रा वाटर फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर एंड लाइफ समिट में। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्रोजेक्ट चलता है अमरूद 2.0, उसके हम टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं। तो ये हमारे सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड से अभी तक टोटल नेशनली और इंटरनेशनली हमको 25 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। तो आपकी जो खेती की जो मूल समस्याएं हैं कि फर्टिलाइजर है कि नहीं है, बीमारियां क्या हैं, हार्मोन्स कितने के आएंगे, कीटनाशक कितना उपयोग करना है, बारिश जल्दी हो गई या बारिश देर से हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो लोन लेना पड़ता है, एमएसपी, ये सारी समस्याओं का समाधान आपको सिर्फ यदि हम मिट्टी, पानी और हवा की सेहत के ऊपर ध्यान दें
तो ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब आप में से किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो आप बताएं। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जैसे मैं जैसे उड़ीसा मैं में ही थैंक यू सर। जी, किसी का कोई प्रश्न? लक्ष्मी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको? 1% भी यील्ड में ड्रॉप नहीं होगा सर यदि खेत में तालाब हो और तालाब में पानी की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए तो। इसी को कहते हैं मैजिक। मेडिसिन फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप कंजर्वेशन। इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी है। जैसा जगत सिंह जी बता रहे थे कि आपको मल्टी क्रॉपिंग इन द सेम फील्ड करनी है। आपके पास यदि पशुपालन करते हैं तो पशुपालन भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मछली पालन करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो किसान को अपने खेत से अपने घर के लिए सारी उपज मिल जाए और जो एक्स्ट्रा हो वो बेच सके और लागत न्यूनतम हो, तो फिर किसान को लॉस होने की कोई संभावना है? नहीं, लॉस तो नहीं होगी बिल्कुल, पर सबकी जमीन में तालाब भी तो कैसे करें? सर एक्चुअली हमारे जो फार्मर देखिए, है फार्म मोस्टली पॉन्ड सब स्कीम भी है। रेनफीड वाटर पे डिपेंड करते हैं। तालाब तो मतलब सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। सबको अफोर्ड नहीं करना होता है। यदि आप एक समूह के रूप में काम करते हैं, एफपीओ बनाते हैं, तो एफपीओ में जब सब लोगों की जमीन आसपास इकट्ठाई होती है तो उस हिसाब से तालाब बनाया जाता है, जिससे कि जिसकी जमीन में का जितना पोर्शन तालाब में है उसको उस हिसाब से क्रॉप का कंपनसेशन मिले। तो सर, ये एक सामुदायिक व्यवस्था है, और एक बार एक सर प्लीज इंडिविजुअल की नहीं है। सर और एक बार बोलिए तो रिपीट करिए काइंडली। मैम, जो एफपीओ बनता है ना, मान लीजिए 500 किसान साथ मिलके एक एफपीओ बनाते हैं, ठीक है? सबकी मान लीजिए 2-3 एकड़ जमीन है, तो आपके 500 किसान का मतलब 1000 एकड़ जमीन हो गई। 1000 एकड़ जमीन में आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो आप अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिकली अपने तालाब बनाएंगे और सब जो भी अपनी जमीन का एक हिस्सा तालाब बनाने के लिए दे रहे हैं उनको उस हिसाब से एफपीओ का जो प्रॉफिट मार्जिन है उनको उतना ज्यादा मिलेगा। तो सबका साथ, सबका भला, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है? तो हर इंडिविजुअल, अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल मैंने आपको जो 2 केस स्टडीज बताई हैं, एक जगह 80 एकड़ का फार्म बताया, एक जगह 32 एकड़ का फार्म बताया। तो जिस किसान के पास ज्यादा जमीन है वो तो डेफिनेटली कर ही सकता है, राइट? अगर हम मार्जिनलाइज फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो संघे शक्ति आपने सुना होगा ना। तो जब हम एक संघ बना के काम करते हैं तो सबके सब इंपावर्ड होते हैं, सबके सब सुदृढ़ होते हैं। भारत सरकार ने एफपीओ का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि सभी किसान अगर अपनी जमीन इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत जमीन है, मार्जिनलाइज फार्मर बचेंगे ही नहीं, ठीक है? तो हमको थोड़ा प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि हर किसान अपने ही गांव में प्रॉफिटेबल कैसे हो, ठीक है? तो उसका मूल मंत्र क्या है? मिक्स क्रॉपिंग करनी है। एग्रीकल्चर के साथ हम एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, जितने भी उपक्रम हम जोड़ना चाहें। देखिए, गांव में किसान अनस्किल्ड नहीं होता है, हर किसान के पास एक ना एक स्किल सेट है। तो हम उसको
क्यों बदलना चाह रहे हैं? किसी एक महान आदमी ने कहा था कि अगर मछली की एबिलिटी जो है पेड़ पे चढ़ने से आकी जाएगी तो मछली तो हमेशा ही फेल होगी ना। पेड़ पे चढ़ना बंदर का काम है, मछली का नहीं। तो जिसकी जो एक्सपर्टीज है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ पे काम करे ना। अगर कोई आदमी मधुमक्खी पालन में अच्छा है तो वो मधुमक्खी पालन करे। क्या किसान को मधुमक्खियों की जरूरत नहीं है? पॉलिनेशन कैसे होगा? परागण हो ही नहीं सकता ना अगर मधुमक्खी ना हो, लेडीबग बीटल ना हो। आपने अगर एक बार पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया, चाहे वो आपने केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया है या आपने खेत में बनाया है ZBNF वाला, पालेकर साहब वाला अग्नेयास्त्र, राइट? पेस्टिसाइड आप स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खी भी आएगी तो मरेगी, तितली भी आएगी तो मरेगी, लेडीबग बीटल आएगी तो भी मरेगी। तो पेस्टिसाइड हमें स्प्रे करने की आवश्यकता क्या है? जंगल में कौन कर रहा है पेस्टिसाइड स्प्रे? हमें फोकस करना है कि पौधों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उनका क्लोरोफिल कंटेंट हाई हो, जिससे उनका मेटाबॉलिक रेट हाई हो। पेस्ट अटैक को पौधा खुद से डिफेंड कर सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अभी अभी जो कोविड हुआ था। आपने देखा कोविड में भारत जैसी जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम है और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड ओवर सभी पंडितों का ये कहना था मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट, सबसे ज्यादा मृत्यु दर भारत में होगी। और हमारे पॉपुलेशन के अनुपात में सबसे कम हुई है भारत में। क्यों? कभी कारण सोचा आपने? कारण है हमारा भारतीय खान पान। जिस तरह के मसाले हम लेते हैं, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की तरी वाली सब्जी हम बनाते हैं, उनमें वो मसाले डालने के बाद वो जो सब्जी की जो तरी है, दाल का जो पानी है, जो चावल का पानी जो माड़ होता है, वो ही हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करता है। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर है पिज्जा बर्गर खाने वालों से, इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु दर कम था। तो वही प्रिंसिपल हमको अपने खेतों में अप्लाई करना है, हमें अपने मछली पालन में अप्लाई करना है, हमें अपने पशुपालन में अप्लाई करना है, मुर्गी पालन में अप्लाई करना है। हमें फोकस करना है इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है? तो यदि हमारे पौधे स्ट्रेंथेंड होंगे तो हमको उपज भी ज्यादा मिलेगी, लागत भी कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और किसी का कोई प्रश्न? जगत सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, सब लोगों को उसमें जोड़ दीजिए। बाद में भी किसी का कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो पूरा सेशन हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो सके तो हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप ये पूरे सेशन को बाद में भी सुन पाए और बाद में भी कोई प्रश्न आता है तो आप पूछ सके। वैसे आप हमारे अगर YouTube चैनल पे जाएंगे, YouTube पे जाके आपको वैदिक सृजन सर्च करना है, वहां पे आपको खेती से जुड़े कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि हम 2023 में और 2024 में और 2025 में हमने उत्तर प्रदेश के जो FPOs हैं उनकी काफी सारी ट्रेनिंग हमने की है, कम से कम 9-10 महीने तक। तो बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे जो कि सिर्फ खेती से रिलेटेड है। और बहुत सारे वीडियोस आपको लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बिकॉज वो सारे सेशन उन्होंने ही कंडक्ट करवाए थे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितना समय हो सके आप थोड़ा अपने ज्ञानवर्धन में व्यतीत करें। कोशिश कीजिए यूट्यूब देखें, पॉडकास्ट सुनते हैं तो पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको आर्टिकल चाहिए तो अब जो ग्रुप बनाएंगे जगत सिंह जी, हम उसके अंदर आर्टिकल भी पोस्ट कर देंगे। बहुत सारी हमारी अभी ये जो मैंने आपको मिर्ची वाली केस स्टडी बताई, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, कैश CA4SH, कोलिशन ऑफ एक्शन फॉर सॉइल हेल्थ।
उसके हम मेंबर हैं, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये उनके न्यूज़लेटर में हमारी ये मिर्ची वाली केस स्टडीज पब्लिश्ड है, तो वो सब डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो वो जब व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा उसके अंदर ये सारा डेटा हम पोस्ट कर देंगे। और जब भी आपका कोई भी प्रश्न आए, कभी भी आए, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हम जब भी उसको देख पाएंगे हम आपको डेफिनेटली उसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है सर, जगत सिंह जी। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है और मेरे को थोड़ा सा आई एम नॉट सो कंफर्टेबल टू सी द स्ट्रेंथ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, जितने लोग आए कम है, उतना अच्छा है। जो आए हैं हमारे लिए वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जो लोग नहीं आए हैं उनके कंपैरिजन में। नहीं नहीं, थैंक यू इन फॉर लोगों ने इतना ऑल। समय दिया, आप देखिए हम 1 घंटे से मैं लगातार बोले ही जा रहा हूँ, ये लोग सुन रहे हैं, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जुड़ने के लिए। हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि भारत में किसी भी किसान को किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करना पड़े, चाहे वो मोनसेंटो से आ रहा हो, चाहे वो इफ्को से आ रहा हो। आपको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता है ही नहीं, यही हमारा ध्येय है। नेक्स्ट टाइम में कुछ बेहतर प्रयास करेंगे सो दैट वी कैन मेंटेन द स्ट्रेंथ मिनिमम। आई एम सो सॉरी फॉर दिस टाइम। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल भी मत बोलिए, बिकॉज जितनी स्ट्रेंथ है, अगर वो लोग इस मीटिंग में जुड़ने के बाद यहाँ से कुछ लेके जा सके तो हमारा जो ध्येय है ना, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। पंडिया जी, आपके कुछ विशेष टिप्पणी? नहीं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर जगत सिंह जी का, जिन्होंने आज हमें एनसीओएफ भुवनेश्वर के प्लेटफॉर्म पर बोलने का और इस अन्नदाताओं को संबोधित करने का मौका मिला, और जो एफर्ट लिया हमारे भाई साहब ने, उसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आपकी कोई टिप्पणी है तो आपको सुनकर के कैसा लगा डॉक्टर जगत सिंह जी? आपके कोई इसमें आपका कुछ है तो बताइए प्लीज जगत सिंह जी। नहीं सर, हम तो 1-to-1 भी बात करते रहेंगे और करते रहते ही हैं। मेन कंसर्न था कि हमारा जो लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। मेरा यहाँ पे एक और कंसर्न था कि जैसे हम उड़ीसा रीजन में हैं और यहाँ पे एसिडिक वाटर का प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली तो क्या है उसको चूने से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाता है, बट यहाँ का जैसे आपका जो मैजिक ही है, तो उसमें मैंने उसको कैसे नॉर्मल की तरफ लेके आया जाए सो दैट यील्ड पोटेंशियल थोड़ा सा ठीक आ जाए। सर, जो हमारा मैजिक का अप्रोच है वो टेलर मेड फॉर अ पर्टिकुलर पॉन्ड है। जहां पे भी तालाब होगा वहां से हमको कुछ डेटा चाहिए होगा, हमारे पार्टनर्स जाएंगे वहां से डेटा लेकर आएंगे, उसके बेसिस पे हम जड़ी बूटियों का अर्क बनाते हैं जो कि लिक्विड कंसंट्रेट मेडिसिन होती है। इसको शिप किया जाता है लोकेशन पे, वहां पे इसको फ्रेश वाटर के साथ मिक्स करके सुबह सूर्योदय के टाइम पे तालाब में छोड़ दिया जाता है। आपको ये भी चिंता नहीं करनी है कि तालाब हमारे सूख जाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। जो तालाब सूखते हैं उनको बारहमासी करने की भी प्रक्रिया हमने बना रखी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी है। जैसे मैंने आपको कल्याणपुर मुस्तकिम वाला दिखाया था, आपने देखा ही होगा कि वो पहले वाली कंडीशन में तालाब बिल्कुल सूखा ही हुआ था। लोगों ने जी पिछले 25 साल से उस तालाब में कभी पानी भरा हुआ नहीं देखा था एक्सेप्ट फॉर मॉनसून, और आज 4 साल से वो तालाब पूरा लबालब पानी से भरा रहता है। जब आसपास के क्षेत्र में कहीं पानी नहीं होता तब भी उस तालाब में पानी रहता है, और किसान उस पानी को लेके, जो मैंने आपको बताया फॉलियर स्प्रे करते हैं, डीडी किसान के ऊपर उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है। आप अगर चाहिए तो जब आप ग्रुप बनाएंगे मैं उसके अंदर लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहां के किसान खुद बोल रहे हैं कि ये तालाब के पानी भर जाने की वजह से हमारी फसल अच्छी हो गई है। तो आप तो सिर्फ सेलिनिटी की बात कर रहे हैं, एसिडिटी की बात कर रहे हैं,
हमारे यहाँ तो ये कंडीशन थी मुरादाबाद में कि तालाबों में पानी नहीं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता था। जी 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 आपको मालूम है मुरादाबाद ब्रास कैपिटल ऑफ द कंट्री है। जी 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 एक शहर के अंदर 5,600 आर्टिसंस हैं ब्रास पे काम करने वाले। जी यानी कि प्रैक्टिकली हर दूसरे तीसरे घर में ब्रास के ऊपर काम चल रहा है। मेटल कार्विंग, मेटल पॉलिशिंग, मेटल क्लीनिंग, इसमें हर चीज में हेवी केमिकल्स यूज होते हैं। और वो केमिकल डिस्चार्ज कहाँ होते हैं? घरों की नालियों में। यानी कि जमीन में जाते डोमेस्टिक हैं। सुवेज भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट था वहां पे। जी तो पानी कैसा भी हो, किसी भी स्वरूप में, किसी भी प्रारूप में हो, उसको शुद्धतम बनाने का दायित्व हमारे ऊपर है। हमारे किसान भाइयों को सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है, जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि फसल में अगर 1% भी ड्रॉप आ जाए ना, तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू Right, sir. वेरी मच। नमस्कार। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई भाई को कुछ सवाल पूछना है मधुकर जी के लिए तो वो बताए, हाथ हैंड रेज करे अपना, कोई पूछना चाहे तो। कोई डाउट्स हो, कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं सर। सर वो अभी दिमाग में नहीं आ रहे होंगे लोगों के, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसके अंदर लोग पूछ लेंगे सवाल। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत सभी बहुत लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।